नमस्कार, स्वराज एक्सप्रेस देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ ऋतिका शर्मा। आइए इस बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। राजस्थान विधानसभा में कांग्रेस के मुख्य सचेतक महेश जोशी की सुप्रीम कोर्ट में याचिका। 24 जुलाई के हाई कोर्ट के फैसले को दी चुनौती। हाई कोर्ट ने बागी विधायकों के खिलाफ कार्रवाई पर लगाई थी रोक। राजस्थान में कांग्रेस ने अपने विधायकों को जैसलमेर किया शिफ्ट। सीएम अशोक गहलोत ने मायावती पर साधा निशाना। कहा, जांच एजेंसियों के डर से बयानबाजी कर रही है मायावती। वहीं बिहार में विधानसभा चुनाव पर एलजेपी ने चुनाव आयोग को लिखी चिट्ठी। कहा, अक्टूबर नवंबर में कोरोना से हालात बिगड़ने की आशंका, टाले जाएं विधानसभा के चुनाव। पीडीपी नेता महबूबा मुफ्ती की हिरासत 3 महीने और बढ़ी। पीएसए एक्ट में है पिछले 1 साल से नजरबंद। पीपल्स कॉन्फ्रेंस के नेता सज्जाद लोन को किया गया रिहा। और सुशांत सिंह राजपूत मौत मामले में रिया चक्रवर्ती ने तोड़ी चुप्पी। कहा, मुझे कोर्ट पर भरोसा। ईडी ने दर्ज किया मनी लॉन्ड्रिंग का केस। पैसों के लेन देन की होगी जांच। तो राजस्थान विधानसभा में कांग्रेस के चीफ व्हिप महेश जोशी ने हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है। 24 जुलाई को राजस्थान हाई कोर्ट ने सचिन पायलट समेत बागी विधायकों के खिलाफ कार्रवाई करने से रोक लगा दी थी। अर्जी में कहा गया है कि हाई कोर्ट का फैसला स्पीकर के अधिकारों में हस्तक्षेप है। बता दें कि चीफ व्हिप महेश जोशी की शिकायत के बाद ही स्पीकर ने बागी विधायकों को नोटिस जारी किया था, जिसके बाद सचिन पायलट समेत बागी विधायकों ने हाई कोर्ट का रुख किया था। और वहीं राजस्थान में कांग्रेस ने अपने विधायकों को जयपुर से जैसलमेर शिफ्ट कर दिया है। कांग्रेस और गहलोत सरकार को समर्थन दे रहे विधायकों को 4 चार्टर्ड प्लेन्स से जयपुर से जैसलमेर शिफ्ट किया गया। हालांकि 7 मंत्री और 5 विधायक अभी जैसलमेर नहीं गए हैं। गहलोत सरकार के मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास, रघु शर्मा, अशोक चांदना, लालचंद कटारिया, सुभाष गर्ग, उदयलाल अंजना जैसलमेर नहीं गए हैं। और वहीं विधायक जगदीश जांगेड़, अमित चाचड़ा और परसराम मोरदिया, बाबूलाल बैरवा, बलवान पुनिया भी जैसलमेर नहीं गए हैं। कुछ मंत्री और विधायक, आपको बता दें, शनिवार को जैसलमेर जा सकते हैं। विधायकों के जैसलमेर पहुंचने के थोड़ी देर बाद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, राजस्थान कांग्रेस के प्रभारी अविनाश पांडे, कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सिंह सुरजेवाला और कांग्रेस नेता अजय माकन भी जैसलमेर पहुंचे हैं। बिल्कुल कॉन्फिडेंस है, सरकार बचेगी, 5 साल चलेगी। स्पष्ट बहुमत हमारे पास में। अशोक जी के नेतृत्व में 5 साल सरकार चलेगी, कहीं हिलने वाली नहीं है, किसी डरने वाली नहीं है। 100% आश्वस्त है। मैं आप सबके माध्यम से प्रदेश की जनता को विश्वास दिलाना चाहती हूँ। निश्चित रहिए, आपने एक विश्वास के साथ कांग्रेस पार्टी को वोट दिया था। माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी जिस तरीके से कोरोना के इस महामारी के अंदर प्रदेश की जनता की सेवा की है, नए आयाम स्थापित किए हैं, निश्चित तौर पर आपके वोट का मान रखते हुए हम 5 साल आपकी सेवा करेंगे। बीजेपी का षड्यंत्र को फेल करना जरूरी है। पूरे देश में जो इन्होंने खरीद फरोख्त का धंधा बढ़ाया और एमएलए की जो बोली लगा रहे हैं, प्रजातंत्र की हत्या कर रहे हैं, इस हत्या को खत्म करना जरूरी है। नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह पूरे देश में जो एक अराजकता का वातावरण बनाया है, इस वातावरण को खत्म, प्रजातंत्र को जिंदा रखना जरूरी है। वहीं विधायकों को जैसलमेर भेजे जाने के बाद राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि बीजेपी नेतृत्व सरकार गिराने की साजिश रच रही है। अशोक गहलोत ने कहा कि अमित शाह का नाम इसीलिए लेता हूं क्योंकि विपक्ष की सरकार गिराने में वही सक्रिय रहते हैं। कांग्रेस विधायक राजस्थान विधानसभा का सत्र शुरू होने तक जैसलमेर में ही रहेंगे। राजस्थान के राज्यपाल गलराज मिश्र ने 14 अगस्त को विधानसभा का सत्र बुलाया है। कांग्रेस का आरोप है कि बीजेपी लगातार विधायकों की खरीद फरोख्त में जुटी हुई है। आज जो हमारे विधायक साथी जैसलमेर जा रहे हैं, वो विधायक साथी जैसलमेर इसलिए जा रहे हैं कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी की रणनीति एक है कि एक भी विधायक टूटे नहीं, कोई भी विधायक को लेकर किसी भी तरह की परेशानी पैदा नहीं हो। हमारे विधायक सब एकजुट है। भारतीय जनता पार्टी का षड्यंत्र राजस्थान की चुनी हुई सरकार को अस्थिर करने का लगातार जारी है।
परंतु कांग्रेस के बहादुर विधायकों की निष्ठा, पार्टी के प्रति उनकी प्रतिबद्धता, पार्टी के प्रति उनके कर्तव्य को ना भारतीय जनता पार्टी पहले हिला पाई है, ना अब हिला पाएगी। राजस्थान बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सतीश पुनिया ने गहलोत गुट के विधायकों को जैसलमेर शिफ्ट किए जाने को लेकर चुटकी ली है। पुनिया ने कहा कि जैसलमेर के बाद विधायकों को कहां ले जाएंगे, आगे तो पाकिस्तान आ जाता है। साथ ही उन्होंने कहा कि अगर विधायक एकजुट हैं तो बाड़े में क्यों हैं। जैसलमेर के बाद कहां ले जाओ, क्यों आगे पाकिस्तान आ जाता है, और उदयपुर है तो आगे गुजरात है, तो खतरा तो दोनों जगह ही है, कहां ले जाएंगे आगे। मुख्यमंत्री की बात तो करते हैं बड़ी बड़ी, लोकतंत्र की, नैतिकता की, संविधान की। 8 में भी उन्होंने यही काम किया, 18 में भी यही किया। और जिस तरीके से बाड़ाबंदी में लोगों के जनप्रतिनिधियों के साथ जिस तरीके की एट्रोसिटी हुई है, वो तो बयान करेंगे बाहर। और जब एकता ही है, कोई खतरा ही नहीं है, कोई भय नहीं है, तो फिर बाड़ा खोल दो, फिर घूमते क्यों घूम रहे हो। वहीं बीएसपी विधायकों के कांग्रेस में विलय को लेकर मायावती की बयानबाजी पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बहन जी लिखा ट्वीट के जरिए कि बहन जी बीजेपी के इशारे पर बयानबाजी कर रही हैं। बीजेपी जिस प्रकार से सीबीआई, ईडी, आईटी का दुरुपयोग कर रही हैं, सबको ही डरा रही हैं, धमका रही हैं। राजस्थान में क्या हो रहा है सबको मालूम है, ऐसा तमाशा कभी देखा नहीं। मायावती उनसे डर रही हैं और मजबूरी में बयान दे रही हैं। सीएम गहलोत ने कहा कि बीजेपी ने टीडीपी के 4 एमपीज को राज्यसभा के अंदर रातों रात मर्जर करवा दिया। वो मर्जर तो सही है, और राजस्थान में 6 विधायक मर्जर कांग्रेस में चले गए तो वो गलत है। तो फिर बीजेपी का चाल चरित्र चेहरा कहां गया। बीएसपी नेताओं का कहना है कि कांग्रेस में बीएसपी विधायकों का विलय अवैध है। अशोक गहलोत अपनी सरकार जाने के डर से दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। को डांटे, हमारे साथ चोरी करी, डाका डाला, हमारे 6 विधायक तोड़ के ले गए, और हमारी आज़ादी भी छीनी जाएगी कि हम उनके खिलाफ भी ना बोलें। अगर उनके खिलाफ बोलें तो हम डरते हैं। अगर हम डरते हैं तो पार्लियामेंट में हम बीजेपी के खिलाफ, भारत सरकार के खिलाफ, किसानों के फेवर में, गरीबों के फेवर में, कमजोरों के फेवर में, मजलूमों के फेवर में जब बोलते हैं तो कांग्रेस उस समय किसानों के हित की बात नहीं करती, गरीबों के, मजलूमों की बात नहीं करती, वो अपने नेताओं की सुरक्षा मांगती है। बढ़ते हैं आगे। जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती की हिरासत को 3 महीने तक के लिए और बढ़ा दिया गया है। उन्हें जन सुरक्षा कानून के तहत नजरबंद रखा गया है। मुफ्ती पिछले साल, आपको बता दें, जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाए जाने के समय से ही हिरासत में है। मई की शुरुआत में पीएसए के तहत मुफ्ती की हिरासत को 3 महीने के लिए और बढ़ा दिया गया था, और ये तारीख आने वाले समय में खत्म हो रही थी। और वहीं पीपल्स कॉन्फ्रेंस के नेता और कश्मीर के प्रमुख राजनेताओं में से एक सज्जाद लोन को रिहा कर दिया गया है। 5 अगस्त 2019 से सज्जाद लोन कश्मीर के कई प्रमुख राजनेताओं के साथ हिरासत में रखे गए थे। लोन को पहले एमएलए हॉस्टल और फिर श्रीनगर के एक घर में शिफ्ट कर दिया गया था। जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 370 के प्रावधान खत्म करने के दिन 5 अगस्त 2019 को सरकार ने तमाम राजनेताओं को हिरासत में लिया था। सज्जाद लोन भी उनमें से एक थे। वहीं कांग्रेस के सीनियर लीडर और राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह ने एक बार फिर पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह पर हमला बोला है। उन्होंने सरकार पर सुप्रीम कोर्ट में गलत बयानी करने का आरोप भी लगाया। दिग्विजय सिंह ने पूर्व केंद्रीय मंत्री सैफुद्दीन सोज का एक वीडियो शेयर किया है और लिखा है कि मोदी शाह जी, शर्म करो। किस प्रकार का व्यवहार उस व्यक्ति के साथ आपकी पुलिस कर रही है जिसने सदैव भारतीय संविधान का सम्मान करते हुए जीवन जिया है। केंद्र सरकार ने उच्चतम न्यायालय को झूठ बोलकर गुमराह करने की आदत बना रखी है। दरअसल दिग्विजय सिंह ने कांग्रेस नेता सैफुद्दीन सोज के उस वीडियो को शेयर किया है जिसमें वो कह रहे हैं कि वो आजाद नहीं है। वीडियो में सैफुद्दीन सोज सरकार पर सुप्रीम कोर्ट में गलत बयानी का आरोप भी लगा रहे हैं। वे अपने घर की बाउंड्री के भीतर से ही पत्रकारों से बात करने की कोशिश कर रहे थे कि तभी सुरक्षाकर्मी उन्हें ऐसा करने से जबरन रोक दिया। और 1 मिनट 7 सेकंड के इस वीडियो के 35वें सेकंड में 2 सुरक्षा गार्ड्स आते हैं और उन्हें जबरन ले जाते हैं, और अगले 32 सेकंड तक आवाज आती है जिसमें सुरक्षा गार्ड और उनके बीच में कुछ तू-तू मैं-मैं हो रही है, और फिर गार्ड दिखाई देता है और पत्रकारों को यहां से जाने को कहता है। इस वीडियो में पूर्व केंद्रीय मंत्री ने सरकार पर सुप्रीम कोर्ट में झूठ बोलने का आरोप लगाया है।
उन्होंने कहा कि सरकार के झूठे बयान के खिलाफ वो अदालत का दरवाजा खटखटाएंगे। दरअसल केंद्र सरकार सुप्रीम कोर्ट में बताया था कि सैफुद्दीन सोज नजरबंद नहीं है, वो आजाद हैं, जो मोदी सरकार के दावे को झूठा करार देने के लिए काफी है। सुप्रीम कोर्ट के सामने गवर्नमेंट ने कहा आई एम फ्री पर्सन, लेकिन यहाँ ये लोग नहीं मानते हैं। ये कहते हैं ऊपर से ऑर्डर है, अब मैं उसका क्या कर सकता हूँ। ये आप देखते हैं शहरी आज़ादी को क्या हो गया। वहीं कांग्रेस के राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह ने पीएम मोदी को चुनौती दी है, जिसमें उन्होंने कहा कि क्या पीएम मोदी पिछले 6 साल की उपलब्धियों को 5 मिनट से कम समय में बता सकते हैं। उन्होंने न्यूजीलैंड की प्रधानमंत्री जेसिंडा आर्डन का उदाहरण देते हुए ये कहा, जैसे आर्डन ने 2 मिनट के वीडियो में अपने सरकार की उपलब्धि को गिना दिया, क्या मोदी जी ऐसा कर पाएंगे। उन्होंने ट्वीट करते हुए कहा कि क्या मोदी 5 मिनट से भी कम समय में ये बता सकते हैं कि उन्होंने पिछले 6 सालों में क्या क्या किया है, जैसा कि आर्डन ने अपने 2 मिनट के वीडियो में किया था। साथ ही उन्होंने न्यूजीलैंड की प्रधानमंत्री की तारीफ करते हुए लिखा कि जेसिंडा आर्डन एक अद्भुत महिला है, हमें उसके जैसे राज्यों के प्रमुख की आवश्यकता है। आइए आपको बताते हैं कि दिग्विजय सिंह ने पीएम मोदी को चैलेंज करने के लिए जेसिंडा आर्डन को क्यों चुना है। दरअसल ट्रेंडिंग एजेंडा नामक एक वेबसाइट पर एक खबर छपी है, जिसमें आर्डन का वीडियो भी अटैच किया गया है, जिसमें न्यूजीलैंड की प्रधानमंत्री आर्डन ने चुनौतियों को स्वीकार करते हुए 2 मिनट में अपने 2 साल की उपलब्धियां गिनाई हैं। आर्डन जब 37 साल की थी तो वो न्यूजीलैंड की प्रधानमंत्री बनी थी और अब वो 39 साल की हैं। ट्रेंडिंग एजेंडा वेबसाइट ने आर्डन के अलावा कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो की भी तारीफ की थी। उसने लिखा है कि कैसे युवा ट्रूडो ने राजनीति के नए आयाम लिखे। साथ ही अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ब्राजील के राष्ट्रपति बोल्सोनारो को रूढ़िवादी बताते हुए कहा कि उनकी नीतियों की वजह से ही तीनों देश कोरोना से बुरी तरह प्रभावित हैं। साथ ही राहुल गांधी की तारीफ भी की। We've created 92,000 jobs. We've built more than 2,200 state houses. We've banned offshore speculators. We've planted 140 million trees. We've got better cancer care through radiation machines, Pharmac funding, and created an essential cancer agency. We've delivered cheaper doctors' visits for over 500,000 people. We're taking mental health seriously with mental health advisors and GPs and doctors' clinics across the country. We've increased minimum wage to $17.70. We've hired 2,000 more doctors and nurses. चलिए यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप बने रहिए हमारे साथ। अस्सी का जो दौर था, उस वक्त किसान आंदोलन खड़े भी हुए, मजबूत भी हुए। इतिहास इस देश का गवाह है कि इस देश की तमाम सरकारें किसान विरोधी रही हैं। देखिए, जब वर्ग का आंदोलन होता है, वर्ग यानी किसान वर्ग, जब हम जातियों की बात करना शुरू करते हैं तो हम उसको छोटा करते हैं, उसके साथ अन्याय करते हैं। अब जो देश में बनेगा वो आंदोलन ऐसा बनेगा जिसे अलग अलग क्षेत्रों को जोड़ना होगा। क्यों नहीं सुनी जा रही किसानों की आवाज? देखिए हिंद किसान की बात आज रात 8:30 बजे सिर्फ स्वराज एक्सप्रेस पर। सपने सच तब होंगे जब आप सपने दिखना शुरू करेंगे। ये शब्द हैं उस शख्सियत के जिसके सपनों ने दी इस देश को एक नई उड़ान, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। और ऐसे ही हर स्टूडेंट के सपने पूरे करेंगे हम, अंडर बेस्ट गाइडेंस ऑफ एक्सपर्ट फैकल्टी टीम। एडमिशन ओपन इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ह्यूमैनिटीज, सोशल साइंस, आर्ट्स एंड स्पोर्ट्स। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम यूनिवर्सिटी, इंदौर। फर्दर डिटेल्स कॉन्टैक्ट 180030026072। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। और बिहार विधानसभा के चुनाव कराने को लेकर एनडीए में ही घमासान छिड़ गया है। एनडीए घटक दल लोक जनशक्ति पार्टी ने चुनाव आयोग को चिट्ठी लिखी है। एलजेपी ने अभी चुनाव ना कराने की चुनाव आयोग से गुजारिश की है। एलजेपी का तर्क है, जब राज्य कोरोना संक्रमण और बाढ़ से बेहाल है, ऐसे में चुनाव ना कराना ही बेहतर होगा। इससे पहले लोक जनशक्ति पार्टी के अध्यक्ष चिराग पासवान ने कहा था कि चुनाव से प्रदेश पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ पड़ेगा, इसलिए चुनाव आयोग को सोचकर फैसला करना चाहिए। वहीं बिहार में विधानसभा चुनाव को लेकर विवाद जारी है। विपक्षी पार्टियों ने कोरोना संकट और बाढ़ के हालात को देखते हुए चुनाव को लेकर सवाल उठाए हैं। वहीं बीजेपी और जेडीयू गठबंधन समय पर चुनाव कराने की मांग कर रहे हैं। इसी बीच मुख्य चुनाव आयुक्त सुनील अरोड़ा ने कहा है कि बिहार विधानसभा चुनाव समय पर करवाने के लिए निर्वाचन आयोग हर स्तर पर तैयारी कर रहा है।
आपको बता दें, बिहार में वो कह रहे हैं कि 29 नवंबर 2020 तक चुनाव प्रक्रिया पूरी कराई जानी है और मुख्य निर्वाचन आयुक्त ने कहा कि वर्चुअल चुनाव प्रचार समय की जरूरत है। और वहीं आरजेडी के प्रवक्ता और राज्यसभा सांसद मनोज झा ने कहा कि मौजूदा समय में चुनाव करवाने की बात असंवेदनशील है। बिगड़ते हालात के मध्य चुनाव को सोचना मुझे असंवेदनशील लगता है। आंकड़े बढ़ रहे हैं, मौत हो रही है, डॉक्टर्स की मौत हो रही है, ईवीएम कैरी करने वाले लोग संक्रमित हुए, एक टीचर जो ईवीएम ट्रेनिंग में थे वोटिंग के, उनकी मौत हो जाती है खगड़िया में, पुलिस कर्मियों की मौत हुई है। तो उसके मध्य मैं समझता हूं पहले तो चुनाव आयुक्त को केंद्रीय टीम के हवाले से देखना चाहिए, संक्रमण के हालात देखने चाहिए और ये भी तय करना होगा कि इलेक्शन अपने आप में सुपर स्प्रेडर इवेंट ना हो जाए। बढ़ते हैं आगे। बिहार में बाढ़ और कोरोना के कहर को देखते हुए जेडीयू की वर्चुअल रैली स्थगित हो गई है। ये रैली आपको बता दें 7 अगस्त को होने वाली थी। रैली की अध्यक्षता मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को करनी थी। बता दें कि बिहार के कई जिले बाढ़ का सामना कर रहे हैं, लाखों लोग बेघर हो गए हैं। वहीं कोरोना के मरीजों का आंकड़ा भी तेजी से बढ़ रहा है। विपक्ष लगातार बाढ़ और कोरोना संक्रमण को रोकने में सरकार की नाकामी के आरोप लगा रहा है। वहीं राजस्थान में विधायकों के वेतन भत्ते रोकने की मांग को लेकर राजस्थान हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई है। इस याचिका में कांग्रेस और कांग्रेस के बागी विधायकों के वेतन भत्ते रोकने की मांग की गई है। विवेक सिंह जादौन की तरफ से एडवोकेट गजेंद्र सिंह राठौड़ ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की है। याचिका में कहा गया है कि विधायक अपने विधानसभा क्षेत्र में नहीं जा रहे हैं, इसीलिए न केवल वेतन भत्ते रोक दिए जाएं। याचिका में मुख्यमंत्री, विधानसभा अध्यक्ष, सचिव और मुख्य सचिव को पक्षकार बनाया गया है। आपको बता दें याचिका पर 4 अगस्त को सुनवाई होगी। और वहीं सुशांत सिंह केस में पुलिस जांच का सामना कर रही अभिनेत्री रिया चक्रवर्ती ने आखिरकार चुप्पी तोड़ी है। रिया चक्रवर्ती ने सोशल मीडिया पर पोस्ट किए वीडियो में कहा है कि उन्हें कोर्ट पर पूरा भरोसा है। उन्होंने उम्मीद जताई है कि उन्हें इंसाफ जरूर मिलेगा। रिया ने कहा कि कोर्ट में मामला है, इसीलिए चुप हूं। बता दें कि सुशांत सिंह के पिता ने रिया के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई है, जिसकी जांच बिहार पुलिस कर रही है। वहीं सुप्रीम कोर्ट में रिया चक्रवर्ती ने याचिका पर 5 अगस्त को सुनवाई हो सकती है। रिया ने पटना में दर्ज एफआईआर को मुंबई ट्रांसफर करने की मांग की है। I have immense faith in God and the judiciary. I believe that I will get justice. Even though a lot of horrible things are being said about me in the electronic media, I refrain from commenting on the advice of my lawyers as the matter is sub judice. Satyam Jayate. The truth shall prevail. और वहीं अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत के मौत के मामले में अब महाराष्ट्र बीजेपी ने सीबीआई जांच की मांग की है। महाराष्ट्र के पूर्व सीएम देवेंद्र फडणवीस ने इस मामले की सीबीआई जांच की मांग की है। देवेंद्र फडणवीस ने ट्वीट कर कहा कि युवाओं और कलाकारों की भावनाओं का ध्यान रखते हुए सुशांत खुदकुशी केस की सीबीआई जांच करानी चाहिए। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी विधायक आशीष शेलार ने भी सुशांत केस की सीबीआई जांच कराने की मांग की है। आशीष शेलार ने महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख को चिट्ठी लिखकर केस की सीबीआई जांच कराने की मांग की है। इसमें एक जनता के मन में एक आक्रोश और एक अविश्वास पैदा हो रहा है कि इसकी जांच ठीक से हो रही है या नहीं, इस जांच में किसी को बचाने का प्रयास चल रहा है क्या। इस प्रकार की बातें सामने आने के कारण लगातार सीबीआई को देने की मांग हो रही है, लेकिन राज्य सरकार सीबीआई को ये केस देने के लिए तैयार नहीं है। और इसलिए मैंने ये मांग की है कि अगर राज्य सरकार सीबीआई को नहीं देना चाहती तो कम से कम ईडी को तो कोई रोक नहीं सकता इसमें ईसीआईआर रजिस्टर करने को, क्योंकि अभी अभी इसमें एक मनी लॉन्ड्रिंग का भी मसला सामने आया हुआ है और कई अकाउंट सामने आए हैं। उसमें कहाँ के अकाउंट से पैसे आए, कौन से अकाउंट में पैसे गए, किस प्रकार से उनके पैसे साइफन हुए, ऐसी कई चीजें सामने आई है। तो ये सारी चीजें ईडी के परव्यू में आती है और इसलिए इसका ये जो सारा एंगल है इसको एक ईसीआईआर रजिस्टर करके ईडी ने। और वहीं लोक जनशक्ति पार्टी के नेता और केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान ने भी सुशांत सिंह मौत मामले में सीबीआई जांच की मांग की है। इसमें सीधी सी क्या कहते हैं कि अब हमको इस बात का खुशी है कि हर पॉलिटिकल पार्टी के लोग जो है कह रहे हैं कि सीबीआई की जांच हो, सीबीआई की जांच हो। तो इसे नहीं, तो इसको तुरंत सीबीआई को क्या कहते हैं कि सौंपना चाहिए, बिना ये पूछे हुए कि कौन सरकार क्या कहती है नहीं कहती है, या उनके परिवार के लोग क्या कहते हैं नहीं कहते हैं, कि कहेंगे तब हम करेंगे, ये सब कुछ नहीं। सीधे सीबीआई को क्या कहते हैं कि
जांच करने के लिए जो है केंद्र सरकार से अनुशंसा करना चाहिए। तो बॉलीवुड एक्टर सुशांत सिंह की मौत के मामले में मुंबई पुलिस पर चौतरफा हमला हो रहा है। एक तरफ जहां पूरे मामले की जांच सीबीआई से कराने की मांग तेज हो गई है, वहीं मुंबई पुलिस पर जांच में बिहार पुलिस का सहयोग नहीं करने के आरोप लग रहे हैं। बिहार के डिप्टी सीएम और बीजेपी के वरिष्ठ नेता सुशील मोदी ने ट्वीट करते हुए कहा कि सुशांत सिंह मौत के मामले में बिहार पुलिस की निष्पक्ष जांच में मुंबई पुलिस रुकावट डाल रही है। उन्होंने कहा कि सीबीआई को इस मामले को अपने हाथ में ले लेना चाहिए। हालांकि इन सबके बीच आपको बता दें कि महाराष्ट्र सरकार का कहना है कि सीबीआई जांच नहीं कराई जाएगी। महाराष्ट्र के गृह राज्य मंत्री सतेज पाटिल ने कहा कि सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले में मुंबई पुलिस की जांच सही दिशा में है। हम सक्षम है, महाराष्ट्र पुलिस ये पूरा डिटेक्शन करने में कोई कसुराई नहीं करेगी और सीबीआई की देने की कोई जरूरत नहीं। वहीं प्रवर्तन निदेशालय ने बॉलीवुड अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले में 15 करोड़ रुपए के संदिग्ध लेन देन पर मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत मामला दर्ज किया है। बिहार पुलिस की तरफ से एफआईआर करने के बाद ईडी ने यह कदम उठाया है। सुशांत सिंह के बैंक खाते से ट्रांसफर किए गए पैसों का इस्तेमाल कैसे किया गया, इसकी जांच की जा रही है। बिहार पुलिस भी इस मामले में जांच कर रही है। सुशांत के पिता ने शिकायत में रिया चक्रवर्ती पर सुशांत के बैंक खाते से अवैध रूप से रकम ट्रांसफर करने और मानसिक रूप से परेशान करने का आरोप लगाया है। और इसी बीच खबर यह भी है कि बिहार सरकार के बाद अब महाराष्ट्र सरकार ने भी रिया चक्रवर्ती की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में कैविएट दायर की है। और उसी के साथ आगे बढ़ते हैं कि दिल्ली में एलजी अनिल बैजल बनाम सीएम अरविंद केजरीवाल के टकराव की ताजा कड़ी में अनलॉक 3 की गाइडलाइंस भी शामिल हो गई हैं। केजरीवाल सरकार की तरफ से अनलॉक 3 को लेकर लिए गए 2 बड़े फैसलों को एलजी ने खारिज कर दिया है। और ये दोनों फैसले हैं, एक तो होटल खोलने और दूसरा है ट्रायल बेसिस पर 1 हफ्ते के लिए साप्ताहिक बाजारों को खोलने की अनुमति। वहीं एक दिन पहले ही गुरुवार को दिल्ली सरकार ने अनलॉक 3 को लेकर अहम ऐलान किया था। इनमें नाइट कर्फ्यू खत्म करने, 1 अगस्त यानी शनिवार से होटलों और हॉस्पिटैलिटी सर्विसेज को खोले जाने, ट्रायल बेसिस पर 1 हफ्ते के लिए साप्ताहिक बाजारों को खोलने और स्ट्रीट हॉकर्स को काम करने की इजाजत जैसे फैसले शामिल थे। अब लेफ्टिनेंट जनरल अनिल बैजल ने होटलों को खोले जाने और ट्रायल बेसिस पर वीकली मार्केट्स को 1 हफ्ते के लिए खोलने के फैसले को खारिज कर दिया है। वहीं छत्तीसगढ़ विधानसभा के मॉनसून सत्र के लिए अधिसूचना जारी कर दी गई है। छत्तीसगढ़ विधानसभा का मॉनसून सत्र 25 अगस्त से शुरू होगा। सत्र 4 दिनों का होगा और 28 अगस्त तक चलेगा। कोरोना संक्रमण को देखते हुए विधानसभा सत्र के लिए खास तैयारी की जा रही है। विधानसभा सत्र के दौरान कोरोना संकट को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष में टकराव देखने को मिल सकता है। सत्र के दौरान आपको बता दें, गोधन न्याय योजना, राजीव गांधी किसान न्याय योजना समेत कई मुद्दों पर सरकार अपनी उपलब्धियां गिना सकती है। वहीं कोरोना संक्रमण की वजह से सत्र के दौरान दर्शक दीर्घा और अध्यक्ष दीर्घा बंद रहेंगी। बढ़ते आगे, मध्य प्रदेश में केंद्र सरकार की नई शिक्षा नीति का विरोध कांग्रेस के साथ साथ कई संगठन भी करने लगे हैं। ये लोग नई शिक्षा नीति को जन विरोधी बता रहे हैं। इनका आरोप है कि सरकार ने अपनी बुनियादी जिम्मेदारी से मुक्त होकर शिक्षा को बड़े पूंजीपतियों के बाजार के हवाले कर दिया है। इससे गरीबों, दलितों, आदिवासियों, कमजोरों और अल्पसंख्यकों के लिए शिक्षा का मार्ग बाधित होगा। ये शिक्षा के अधिकार पर हमला है और मानव अधिकारों का हनन है। भारत के संवैधानिक मूल्यों को लगातार ध्वस्त किया जा रहा है। देश में नई शिक्षा नीति का जो ताजा मसौदा है वो बहुत ही निराश करने वाला है। ऐसा लगता है कि सरकार को सिर्फ ये सिद्ध करने के लिए कि वो कोई नई नीति बना रहे हैं, नई नीति बनानी थी। इसमें जो है एक तरह के कॉस्मेटिक परिवर्तन है, जो सेमेस्टर सिस्टम कर दिया है 9वीं से 12वीं क्लास तक के लिए। जो सबसे विवादास्पद चीज है वो ये कि कोई व्यक्ति अगर बीए पार्ट 1 करके पढ़ाई छोड़ देगा तो उसको जो है वो सर्टिफिकेट देंगे, तो सर्टिफिकेट काय का दिया जाएगा, बीए का दिया जाएगा, आर्ट्स का दिया जाएगा, किस चीज का दिया जाएगा। जो नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू होगी, इससे आम छात्र पूरी तरीके से शिक्षा से महरूम हो जाएगा। भले ही स्कूल की शिक्षा हो या कॉलेज की शिक्षा, सभी का व्यापक तौर पे निजीकरण, व्यापारीकरण हो जाएगा।
सांप्रदायिकरण को ये शिक्षा बढ़ावा देगी और ज़्यादा से ज़्यादा केंद्रीकरण को ये शिक्षा बढ़ावा देगी। चलिए बुलेटिन में यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप बने रहिए हमारे साथ। 80 का जो दौर था उस वक्त किसान आंदोलन खड़े भी हुए, मजबूत भी हुए। इतिहास इस देश का गवाह है कि इस देश की तमाम सरकारें किसान विरोधी रही हैं। देखिए, जब वर्ग का आंदोलन होता है, वर्ग यानी किसान वर्ग, जब हम जातियों की बात करना शुरू करते हैं तो हम उसको छोटा करते हैं, उसके साथ अन्याय करते हैं। अब जो देश में बनेगा वो आंदोलन ऐसा बनेगा जिसे अलग अलग क्षेत्रों को जोड़ना होगा। क्यों नहीं सुनी जा रही किसानों की आवाज? देखिए हिंद किसान की बात आज रात 8:30 बजे सिर्फ स्वराज एक्सप्रेस पर। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। और कोरोना वायरस के संकट और अर्थव्यवस्था में आ रही दिक्कतों के बीच कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने बांग्लादेश के प्रख्यात अर्थशास्त्री और बांग्लादेश ग्रामीण बैंक के संस्थापक मोहम्मद यूनुस से बातचीत की। राहुल गांधी ने पूछा कि कोरोना की वजह से गरीबों पर आई मुसीबत को कैसे दूर किया जाए। इस पर मोहम्मद यूनुस ने कहा कि आज जरूरत है कि गांव की अर्थव्यवस्था को खड़ा किया जाए। We have adopted lock, stock and barrel. We have, in fact, we have aped this model, and then we have realized that this model is not all it seems. This model has serious problems. This model has serious contradictions. It destroys the environment. It destroys societies. And I mean, if I think about Mahatma Gandhi, he 78 years ago was saying that we need to think about the rural economy. इसी बातचीत के दौरान राहुल गांधी ने सवाल किया कि भारत और बांग्लादेश जैसे देशों में छोटे कारोबारी ही भविष्य हैं, लेकिन सिस्टम नहीं देख रहा है। इस पर मोहम्मद यूनुस ने कहा कि हम लोग आर्थिक मामले में पश्चिमी देशों की तरह चलते हैं, इसीलिए इनकी ओर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। How is this COVID crisis and the ensuing economic crisis going to affect the poor, their availability of credit, and women among the poor? What are your thoughts, and how should we think about this going forward? The financial system is designed in a very wrong way. So coronavirus, what it has done is reveal the weaknesses of the society in a very ugly way. Migrant workers are coming out of the city and in a big crowd and going out for a simple reason. They have nothing here. They have no life here because no money here to survive. बढ़ते हैं आगे। यूजीसी से संबंधित देश भर के विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में फाइनल ईयर की परीक्षाएं 30 सितंबर तक आयोजित करवाने के मामले में सुनवाई 10 अगस्त तक के लिए टल गई है। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि किसी को भी इस धारणा में नहीं रहना चाहिए कि ये मामला सुप्रीम कोर्ट में लंबित है, इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने परीक्षा रोक दी है। छात्रों को अपनी पढ़ाई की तैयारी जारी रखनी चाहिए। सुनवाई के दौरान वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि बहुत से विश्वविद्यालयों में ऑनलाइन परीक्षा के लिए जरूरी सुविधा नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ऑफलाइन का भी विकल्प है। उस पर सिंघवी ने कहा कि लेकिन बहुत से लोग स्थानीय हालात या बीमारी के चलते ऑफलाइन परीक्षा नहीं दे पाएंगे, उन्हें बाद में परीक्षा देने का विकल्प देने से और भ्रम फैलेगा। कोर्ट ने कहा कि लेकिन ये तो छात्रों के हित में नजर आता है। सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र में स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट कमेटी की तरफ से लिए गए फैसले की कॉपी रिकॉर्ड पर रखने को भी कहा है। और अगली सुनवाई आपको बता दें 10 अगस्त को कोर्ट यूजीसी ने गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट में अपना जवाब दाखिल किया था और जिसमें कहा गया है कि फाइनल ईयर की परीक्षाएं 30 सितंबर तक आयोजित करवाने का मकसद छात्रों का भविष्य संभालना है, ताकि छात्रों की अगले साल की पढ़ाई में विलंब न आए। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिए स्वराज एक्सप्रेस के साथ। नमस्कार।